साथियों जय हिंद, नमस्कार। साथियों, आज हमारे चारों ओर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की चर्चाएं हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिर हमारा अन्नदाता किसान अपने खेतों और खलिहानों को छोड़कर इस तरह सड़क पर क्यों उतर आया है। आखिर हमारे किसानों को आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर हमारे किसानों को सत्याग्रह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यह जानने के लिए सबसे पहले हमें जून महीने में जाना होगा, जब हमारे पूरे देश में कोरोना से हाहाकार था। और ऐसी परिस्थितियों में 5 जून को केंद्र की मोदी सरकार 3 कृषि अध्यादेश लाती है। अध्यादेश क्या होता है पहले हमें समझना होगा। अध्यादेश का अंग्रेजी माना होता है ऑर्डिनेंस, और अध्यादेश या ऑर्डिनेंस तब आता है जब देश की सदन अपने सत्र में ना हो और किसी कानून को बनाना बहुत ही आवश्यक हो, अनिवार्य हो, तत्काल में वो कानून बनाना पड़ जाए, तब हमारी सरकारें अध्यादेश के माध्यम से उसे लाती हैं। पर इसकी एक शर्त है कि उस अध्यादेश के लाने के बाद जो भी प्रथम सत्र आता है सदन का, उस सत्र में उस अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित कराकर उसको अधिनियम में परिवर्तित करना होता है। तो 5 जून को केंद्र की मोदी सरकार ने अध्यादेश लाया। उन अध्यादेशों में क्या है वो अधिनियम के रूप में परिवर्तित हुआ, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके काले प्रावधानों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम प्रक्रिया को समझ लेते हैं, किस प्रकार से कोरोना की महामारी के बीच न किसी ने मांग की, न किसानों ने आंदोलन किया, फिर भी सरकार को एकाएक आकाशवाणी आती है कि उन्हें कृषि अध्यादेश लाना है। सरकार चोर दरवाजे से अध्यादेश लाती है और उन अध्यादेश में इतने काले प्रावधान लाती है कि जो इस देश का किसान कभी सोच भी नहीं सकता था। सरकार के अध्यादेश लाने के बाद जब ये बातें सार्वजनिक हुई, तब से ही हमारे देश का किसान इस अध्यादेश के विरोध में खड़ा हो गया। किंतु सरकार को इन किसानों के विरोध की कोई भी चिंता नहीं थी। और जून के बाद जब सितंबर में मानसून सत्र आया, तब इस सरकार ने बड़ी ही प्राथमिकता के साथ लोकसभा में बहुमत के बल पर इस कृषि बिल को पास कराया। और उसके बाद लोकतंत्र की हत्या करते हुए, संसदीय प्रणालिका की हत्या करते हुए, जब किसी विधेयक पर मतभेद होते हैं तो आमतौर पर सदन उसको सिलेक्ट कमेटी को भेज देती है कि सिलेक्ट कमेटी इस पर चर्चा कर ले, उसके बाद यदि इसमें कोई संशोधन हो सकता है तो संशोधन करने के बाद विधेयक को फिर से पेश किया जाए। किंतु ये जो सरकार बैठी है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, संसदीय प्रणाली पर इसका विश्वास नहीं है। इस सरकार ने ना ही उस बिल पे चर्चा की सदन में या सदन के बाहर, ना ही उस पे वोटिंग कराया। केवल और केवल इतना बड़ा निर्णय राज्यसभा में ध्वनि मत के आधार पर ले लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं देश के लोकतांत्रिक प्रणालिका और संसदीय प्रणालिका की भी हत्या है। उसके बाद हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने 27 सितंबर को इन तीनों विधेयकों को मंजूरी दे दी और यह अधिनियम में परिवर्तित हो गया। उसके तुरंत बाद से हमारे देश का अन्नदाता किसान आक्रोशित होकर, उग्र होकर इस कानून के खिलाफ सड़कों पर आना शुरू हुआ। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश का अन्नदाता किसान, जो देश के 130 करोड़ जनसंख्या का पेट भरता है। साथियों, कृषि केवल एक क्षेत्र नहीं, ये हमारे देश की और हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हमारे देश की जीडीपी में कृषि का 17% योगदान है। आंकड़ों में शायद कम दिखाई दे, पर ये जो 17% योगदान है, कहीं ना कहीं ये नींव का काम करता है, ये रीढ़ की हड्डी का काम करता है। केवल 17% योगदान होने के बावजूद भी देश में कृषि क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। ये बहुत ही रोचक बात है। और आज हमारी सरकार उसी क्षेत्र को नष्ट करना चाहती है जो देश में सबसे अधिक रोजगार प्रदान कर रहा है। किसान भूखा प्यासा अपनी मेहनत मजदूरी से फसल उगाता है और इस देश का पेट भरता है। साथियों, जब हम बिन मौसम बरसात में अपने घरों पे बैठकर पकौड़ों का आनंद लेते होते हैं, उसी वक्त कोई किसान खेत के किसी कोने में बैठकर जहर खाता होता है। हमें सोचना चाहिए कि इस देश का किसान
किस प्रकार की परिस्थितियों से जूझकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता है। हमें समझना चाहिए कि हम कोई कारोबार करते हैं, कोई उद्योग करते हैं तो अपने माल को, अपने उत्पाद को 4 तालों में बंद करके रखते हैं, किंतु हमारे देश के किसानों की पूंजी और आय दोनों उस फसल के रूप में खुले आसमान में होती हैं। कभी भी ओलावृष्टि हो सकती है, कभी भी अतिवृष्टि हो सकती है। इस प्रकार के भय में कभी भी जानवर आके खा सकते हैं, कभी भी इंसान उसको नष्ट कर सकता है। इस प्रकार के भय में हमारा किसान खेती करता है और इस देश का पेट भरता है। और आज हमारी सरकार हमारे किसानों के साथ किस प्रकार का वर्ताव, किस प्रकार का व्यवहार कर रही है, ये बहुत ही शर्मजनक है। हमारे सरकार के इस दुर्व्यवहार ने हमारे देश की छवि को इस प्रकार से बट्टा लगाया कि किसानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री को भी टिप्पणी करनी पड़ी। ये बड़े दुख की बात है कि हमारी सरकारों के अत्याचार के कारण आज हमारे देश की छवि को बट्टा लग रहा है, आज हमारी देश की साख को बट्टा लग रहा है। किंतु इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। इस सरकार को ना तो देश की चिंता है, ना देश के गरिमा की चिंता है, ना देश की साख की चिंता है, ना देश के किसानों की चिंता है, ना देश के मजदूरों की चिंता है, ना देश के आम आदमी की चिंता है। इस सरकार को तो केवल अपनी कुर्सी से और अपने उद्योगपति मित्रों से संबंध रखने हैं। बाकी इस सरकार को किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा अन्नदाता किसान अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करके दिल्ली कूच कर रहा है। तमाम प्रकार की सोशल मीडिया में आपने तस्वीरें देखी होंगी, किस प्रकार से हमारे अन्नदाता किसानों के ऊपर लाठियां भांजी जा रही हैं, किस प्रकार से उन्हें घायल किया जा रहा है। इससे दुखदाई तस्वीर नहीं हो सकती है कि जो किसान हमारे पेट भरने के लिए ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ठंडी में, सर्दी में, बरसात में मेहनत करता है और देश के लोगों का पेट भरता है, आज उसको ये सरकार लाठियां दे रही है, आज उसको ये सरकार जख्म दे रही है। हमारा किसान अपने खेत खलियान छोड़कर हाईवे पे, सड़कों पर बैठा हुआ है, अपने अधिकारों के लिए सत्याग्रह कर रहा है। तमाम प्रकार की समस्याएं झेलने के बाद भी वो सत्याग्रह कर रहा है, क्योंकि उसको विश्वास है इस देश के लोकतांत्रिक प्रणालिका पर। उसे विश्वास है कि हमारा अधिकार हम लेकर रहेंगे। किसानों के इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं और मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि किसान केवल उगाना नहीं जानता है, किसान काटना भी जानता है। यदि आप घमंड में हैं, यदि आप अहंकार में हैं, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि रावण को भी बड़ा अहंकार था, किंतु उसकी लंका को ऐसे नष्ट किया श्री राम जी ने कि रावण का सारा अहंकार धरा का धरा रह गया। मोदी जी, आपकी भी लंका बहुत जल्द दहन होने वाली है। आपकी जो ये झूठ की लंका है, आपकी जो अहंकार की लंका है, आपकी जो ये असत्य की लंका है, आपकी जो अत्याचार की लंका है, उसका बहुत जल्द अंत होने वाला है। जिस जनता ने चुनकर आपको इस कुर्सी पर बैठाया है, वही जनता आपको इस कुर्सी से उतार भी सकती है। साथियों, सरकार ने कृषि कानून में ऐसे ऐसे प्रावधान किए जो साफ साफ दिखाई देते हैं कि ये देश को गुलाम बनाने के लिए बनाए गए हैं। हमारे देश में फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है क्या? आपको मैं कुछ ही प्रावधान बताऊंगा जो आप समझ जाएंगे। मैं सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा कि उसको समझते ही आप जान जाएंगे किसान क्यों आंदोलन कर रहा है। कृषि विधेयक में सबसे पहले तो निजी मंडियों के लिए अनुमति दे दी गई। अब आप कहेंगे कि भाई निजी मंडी खुल रही है तो क्या नुकसान हो सकता है? मैं आपको समझाता हूं। निजी मंडियां खुले, इससे कोई आपत्ति किसी को नहीं है, किंतु उन निजी मंडियों में ना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का के लिए उनको बाधित किया गया, ना ही उनको मंडी शुल्क देना है। ये दो प्रावधान आप समझ लीजिए। आज हमारी जो एपीएमसी मार्केट्स हैं, उसमें यदि कोई भी खरीद बिक्री होती है तो उन्हें एक राशि मंडी शुल्क के नाम पर देनी होती है। उससे क्या होता है कि मंडी का रखरखाव होता है, मंडी का विकास होता है और मंडियां विकसित होती हैं। जब निजी मंडियां खुलेंगी तो शुरुआत में वो
भले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की बाधा ना हो उन पर, वो अच्छी दाम देंगी किसानों को। किंतु उसका नुकसान ये होगा कि जब निजी मंडियों का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जाएगा तो सरकारी मंडियां खस्ताहाल और बदहाल हो जाएंगी और वो बंद होने की कगार पे आ जाएंगी। तब क्या होगा? तब यही निजी मंडियां सरकारी मंडियों के बंद होने के बाद, क्योंकि इनके ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बाधा तो है नहीं, तब ये तय करेंगी कि आपका आलू, आपका गेहूं, आपकी सरसों, आपके दलहन 800 में खरीदने हैं, 400 में खरीदने हैं या 1200 में खरीदने हैं। इस प्रकार से इन मंडी की व्यवस्थाओं को खत्म कर कर किसानों को संपूर्ण रूप से निजी मंडियों पर निर्भर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको समझने के लिए आपको जियो के उदाहरण से समझना होगा। जिस प्रकार से जियो टेलीकॉम क्षेत्र में आई, उसने सबको मुफ्त सिम दिए, शुरुआत में कई प्रकार के उपहार दिए लोगों को मुफ्त में इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई गई। उससे हुआ ये कि जो छोटी छोटी टेलीकॉम कंपनियां थी वो घाटे में जाने लगी और वो बंद होने की कगार पे आ गई। उसके बाद इन्हीं बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने उन छोटी कंपनियों का सौदा किया और एक तरफ सरकार से गठबंधन करके सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल को नष्ट किया और इन्हीं संसाधनों को लेकर अपने काम को शुरू किया। आज हमारे देश में केवल 3 या 4 बड़े टेलीकॉम नेटवर्क बचे हैं। आप सभी जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। आज ये 3 लोग मिलकर तय करते हैं कि हमें मासिक 150 रुपये देने हैं या 250 देने हैं। यदि वो 300 भी तय करें तो हमारे पास विकल्प नहीं है, क्योंकि वो तीनों ही ने मिलकर पूरे टेलीकॉम क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। उसी प्रकार से कुछ धन्ना सेठ, कुछ उद्योगपति इस मंडियों के जाल में घुसेंगे और सारी मंडियां बनाएंगे और वो 2-3 लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमें किसानों की फसल कितने दाम में खरीदनी है। सबसे पहला नुकसान ये होगा मंडी व्यवस्था के खात्मे से। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। दूसरा सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो प्रावधान सरकार ने लाया, उसमें ना ही कोई नियम कानून बनाए गए, सीधे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग साइन की जाएगी, ना उस पर एमएसपी का कोई प्रावधान है, ना ही किसानों की सुरक्षा को लेकर उनकी जो लागत है उसको लेकर कोई प्रावधान बनाए गए। कोई भी पान कार्ड धारक कृषि उपज को खरीद सकता है। आज हमारे वहाँ व्यवस्था ये है कि मंडी में जो व्यक्ति पंजीकृत होता है वही आमतौर पे किसानों की फसल को खरीदता है। उससे लाभ ये होता है कि मंडी का भी विकास होता है और किसानों को उसकी फसल के दाम के लिए उसके जो पैसे होते हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित होते हैं, क्योंकि उसकी गारंटी मंडी का जो प्रशासन होता है उसकी होती है। जब किसी को भी कृषि उपज खरीदने का अधिकार मिल जाएगा तो कोई भी पान कार्ड धारक किसानों की उपज खरीदेगा और फिर वो यदि किसानों का भुगतान न करे तो उसके लिए कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी एपीएमसी की नहीं होगी। और एक प्रावधान देखिए, यदि लेन देन में, खरीद बिक्री में कोई विवाद होता है तो किसानों को न्यायालय जाने का भी अधिकार नहीं होगा, बल्कि उस मामले को एसडीएम और एपीएमसी के प्रशासन यानी उसका अध्यक्ष या जो भी पदाधिकारी होगा वो अपने स्तर पर उसका निराकरण लाएंगे। यानी कि देश के किसानों से सीधे सीधे न्यायपालिका का भी अधिकार छीन लिया गया। उनसे अदानी अंबानी कैसे भी करके नोच घसोट करें, उनकी भुगतान ना दें, वो कुछ नहीं कर सकते। अब आप समझते हो कि जिसकी सरकार होगी उसका एसडीएम होगा, जिसकी सरकार होगी उसी का एपीएमसी होगा। तो किस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था में किसानों को कुचला और मसला जाएगा। अब हम आते हैं भंडारण के प्रावधानों पर। हमारे देश में पहले कुछ आवश्यक वस्तुओं पर यानी कुछ आवश्यक फसलों पर भंडारण के लिए सीमा बनाई गई थी, जो समय समय पर उसके समीक्षा के बाद उसको बढ़ाया या घटाया जाता था। अब इस सरकार ने वो सीमा हटा ली है। यानी कि अब होगा ये कि किसान जब बुआई करता है, जब बुआई होने के बाद जब वो फसल तैयार होती है तो कहीं ना कहीं उस फसल की कीमतें कम होती हैं। तो उस समय पर ये पूंजीपति, ये धन्ना सेठ लोग
अपनी पूंजी से किसानों की भरपूर फसल खरीदेंगे, क्योंकि भंडारण की सीमा तो हटा दी गई है। अब उससे नुकसान ये होगा कि जब कोई सीमा नहीं है तो ये भरपूर पूंजी लगाकर खरीद कर लेंगे। इनके पास संसाधन है, इनके पास स्टोरेज की व्यवस्था है, क्योंकि किसानों के पास तो स्टोरेज की व्यवस्था है नहीं। किसानों का तो छप्पर गलता है, बारिश हो जाती है तो उससे तो जल्द से जल्द फसल की बिक्री करनी है, बेटी के हाथ पीले करने हैं, अगली फसल के लिए बुआई करनी है। और ये धन्ना सेठ जो है, इनके पास संसाधन है, ये उस फसल की खरीद करेंगे और उसके बाद ये अपने स्टोरेजों में, अपने गोदामों में उसको रखेंगे। और जब सीजन आएगा, जब त्योहारों का समय आएगा, तब इसका शिकार उपभोक्ता बनेगा। आज यदि कोई उपभोक्ता ये सोचता हो कि किसान कानून से उसका नुकसान नहीं है, तो वो बहुत बड़ी भूल में है। तब वो पूंजीपति धन्ना सेठ उस जमा की हुई फसल को बाजार में उतारेगा और वो अपनी मन मर्जी से तय करेगा कि उसको 40 रुपए किलो में आलू बेचनी है या 100 रुपए किलो में आलू बेचनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जब उसके गोदाम में माल पिछले साल का भरा होगा और जब नई फसल निकल कर आएगी किसानों की, तो वो किसानों के साथ सौदेबाजी करेगा कि भैया हमारे गोदाम में तो माल है, यदि आपको 400 में देना है तो दो, वरना कोई बात नहीं, हमारे पास एक साल बेचने जितना माल हमने जमा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं भंडारण की सीमा हटाने से उपभोक्ता और किसान दोनों पिसेंगे। तो कृषि कानून को समझे बिना कोई भी टिप्पणी करना, किसानों को खालिस्तानी बताना, उनको उग्रवादी बताना, ये कहीं ना कहीं देश के साथ गद्दारी के समान होगा। हमारे किसानों ने इस देश के लिए क्या योगदान दिया, यह समझने के लिए हमें इंदिरा गांधी जी की उस दौर में जाना चाहिए, जब इंदिरा गांधी जी विदेशों में गई थी देश का पेट भरने के लिए अन्न मांगने। जब इंदिरा गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हमारे देश को नीचा दिखाया गया, तभी इंदिरा गांधी जी ने ठान लिया था कि इस देश को अन्न आत्मनिर्भर करके रहेंगी। और आज हमारा देश इन्हीं किसानों के खून पसीने से कितनी ही उपजों में, कितने ही फसलों में पूरे विश्व का नंबर 1, नंबर 2 निर्यातक है। एक वो दौर था जब हमें अपना पेट भरने के लिए विदेशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। आज हमारे इन्हीं अन्नदाता किसानों ने अपने खून पसीने से देश को आत्मनिर्भर बनाया और आज हम खुद भी खा रहे हैं और दूसरे देशों को भी कृषि उत्पाद निर्यात कर रहे हैं। ये है हमारे देश का, ये हमारे देश के किसानों का योगदान। और आज उन किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है। ये जो गोदी मीडिया है, ये जो सरकार प्रायोजित मीडिया है, ये जो चाटुकार मीडिया है, वो अन्न खाकर किसानों से गद्दारी कर रही है। कहीं ना कहीं इनका जमीर मर चुका है, इनका विवेक मर चुका है। सरकार किसानों से बात कर रही है, सरकार को तत्काल इन कानूनों को रद्द करना चाहिए। सरकार को तत्काल अपने गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो आप किसानों के साथ? इस देश का किसान अपना अधिकार मांग ले तो खालिस्तानी हो जाता है। कौन होते हो आप ये प्रमाण पत्र देने वाले? और मैं, यदि कोई आरएसएस का व्यक्ति मुझे सुन रहा है तो मेरा उससे एक ही प्रश्न है कि भैया आप लोग आए दिन आपके मुंह से हिंदू और राष्ट्र ये 2 शब्द आए दिन सुनने में आता है। मैं केवल आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि आपके हिंदू शब्द में क्या इस देश का किसान नहीं शामिल है? क्या आपके राष्ट्र शब्द में क्या इस देश का किसान नहीं शामिल है? यदि आपके हिंदू शब्द में, यदि आपके राष्ट्र शब्द में इस देश का किसान नहीं शामिल है तो लानत है तुम्हारी सोच पर। और यदि शामिल है और आप किसी बिल में घुसकर बैठे हो तो बाहर आओ और अपने अन्नदाता की लड़ाई लड़ो। ये अन्नदाता हमें अनाज देता है, तब हमारा पेट भरता है। देश की लौह महिला, पूर्व प्रधानमंत्री शहीद इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति के सपने को साकार करके देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। किसानों के सशक्तिकरण में, चाहे वो
पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे वो नेहरू जी हों, तमाम लोगों ने सिंचाई को लेकर, फसलों की बुआई को लेकर, फर्टिलाइज़र को लेकर, तमाम प्रकार के मामलों में कृषि को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। आज हमारे देश में किसी को तबाह और नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों को कब्जे में लाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इस षड्यंत्र के सरगना कोई और नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं और उद्योगपतियों की चाटुकारिता और गुलामी कर रहे हैं। यह कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि हमारा प्रधानमंत्री चंद उद्योगपतियों की कठपुतली बन चुका है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि देश के अन्नदाता की पीड़ा को समझिए, देश के अन्नदाता की भावना को समझिए, देश के अन्नदाता के व्यथा को समझिए। कुछ भी टिप्पणी करने से पहले उनकी समस्याओं को सुनिए, उन्हें देशद्रोही बताने के बजाय उनके प्रश्नों को सुनिए और उसके बाद निर्णय लीजिए कि क्या हमारा किसान गलत है या सही है। बहुत सारे कानून इस देश में आए, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का कानून हो। पहले यूपीए की सरकार ने भूमि अधिग्रहण में सुधार करके किसानों को सशक्त बनाया। उसके बाद उसी सुधार को रद्द करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रयास किए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, जिन्होंने उस समय सरकार की ईंट से ईंट बजा दी और सरकार को पीछे हटना पड़ा और भूमि अधिग्रहण कानून को वापस लेना पड़ा। मैं इस देश के एक एक नागरिकों से निवेदन करता हूं कि ये सत्याग्रह का समय है, ये लोकतंत्र को बचाने का समय है, अपनी आज़ादी को बचाने का समय है। इन उद्योगपतियों की, इन पूंजीपतियों की नज़र केवल किसानों की फसल पर नहीं है, बल्कि उनकी ज़मीनों पर है। किसानों को बंधुआ मजदूर बनाकर, किसानी को नष्ट कर कर कैसे उनकी ज़मीनें हड़पी जाए, ये षड्यंत्र किया जा रहा है। यदि आज हम चुप रहे तो आज किसानों पर है, कल व्यापारियों पर होगी, परसों मजदूरों पर होगी। ये सबकी बारी आएगी और हमारा देश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चंद धन्ना सेठों, चंद पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। आज इस देश को बचाने की आवश्यकता है। मैं अपने युवा साथियों से अनुरोध करता हूं कि सब कांधे से कांधा मिलाकर अपने अन्नदाता की लड़ाई लड़ें, अपने किसान भाइयों की लड़ाई लड़ें, उनके आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ें। 8 दिसंबर को हमारे किसान भाइयों ने भारत बंद का ऐलान किया है। हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। मैं सभी युवा साथियों से, सभी बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि 8 दिसंबर को अपने अन्नदाता की लड़ाई में, अपने अन्नदाता के अधिकारों के लिए, उनके स्वाभिमान, उनके सम्मान के लिए शांतिपूर्ण ढंग से पूरे देश में भारत बंद का पालन करें और अपने किसानों के साथ हमेशा कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहें। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।